वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम लोग लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स थे आपके और रिलीजियस ग्रुप थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पार्टिसिपेशन था जिनका। ठीक है, तो इसमें से एक है आपके पहले अनटचेबल्स और द दलित्स। इनका पार्टिसिपेट नहीं करने का जो रीज़न था वो मेनली था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी फॉर्मेशन के बाद इनकी नीड्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनके सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह पे फोकस नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया ये क्योंकि वो लोग सनातनीस को या फिर हायर कास्ट हिंदूज़ को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कभी भी अनटचेबल्स या दलित्स का की प्रॉब्लम्स को रेज ही नहीं किया किसी भी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब महात्मा गांधी के आने के बाद ये सिनेरियो चेंज होता है। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी आए वापस तो इन्होंने बोला कि भाई स्वराज तब तक नहीं आएगा कंट्री के अंदर जब तक ये अनटचेबिलिटी जो है उसको एलिमिनेट नहीं कर देते हम सोसाइटी से। सो ट्रू फ्रीडम विल नेवर कम अंटिल अनटचेबिलिटी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। ही कॉल्ड दिस सोशल ग्रुप द अनटचेबल्स एज हरिजन्स। ठीक है, विच मीन्स द सन ऑफ गॉड और पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, he organized satyagrahas for these harijans so that they get entry into temples। ठीक है ना, टेम्पल में एंट्री मिल जाए, स्कूल्स में एंट्री मिल जाए इनको, जो आपके वेल्स वगैरह होते हैं या बेसिक सोशल सर्विसेज होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकें, वेल्स यूज़ कर सकें, लेक्स यूज़ कर सकें। तो इन चीज़ों के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इसके बावजूद जो इनका पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ही रेयर या कम देखने को मिला। स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर वाले एरिया के अंदर तो बहुत ही रेयर पार्टिसिपेशन देखने को मिला इनका। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो दलित एसोसिएशन था वो बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दलित का व्यू है वो देखते हैं हम लोग। तो जो B.R. अम्बेडकर हैं क्लास आपके, ठीक है, इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म करी थी 1930 में टू प्रोटेक्ट एंड सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द दलित्स एंड टू प्रमोट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द दलित्स इन द सोसाइटी। ठीक है भाई, तो जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है इट वांटेड टू एम्पावर द दलित्स, ठीक है, थ्रू पॉलिटिकल गेन्स। इनका मानना ये था कि हम सोशल एम्पावरमेंट तभी दे सकते हैं दलित्स को जब उनके पास पॉलिटिकल पावर होगी, देन इट विल बी ईजियर फॉर देम टू इंटीग्रेट इन द सोसाइटी एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब इसके लिए इन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो डिमांड करी गई थी बाय डिप्रेस्ड क्लासेस फॉर दलित्स वाज ग्रांटेड टू देम। और जब इनको ये ग्रांट किया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो महात्मा गांधी इससे बहुत ही नाराज़ थे। उनका रीज़न ये था नाराज़ होने का कि इनके हिसाब से, महात्मा गांधी के हिसाब से, कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले दलित्स को तो इनका इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी रीज़न के लिए इन्होंने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया यरवादा जेल के अंदर इन 1932। ठीक है, फाइनली जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिनाई कर दिया और पूना पैक्ट साइन किया महात्मा गांधी के साथ 1932 के अंदर, जिसके अंदर जो दलित्स हैं आपके उनको सेपरेट सीट्स या रिजर्व सीट्स दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिया गया। ठीक है ना, ये पूना पैक्ट था आपका 1932 का। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स एज अ रिलीजियस ग्रुप और अ पॉलिटिकल ग्रुप वर वेरी ल्यूक वॉर्म इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड था। अब देखो इसका रीज़न क्या था, दे फेल्ट एलियनेटेड। ठीक है, अब एलियनेशन क्यों फील हुआ था उनको? एलियनेशन इनको इसलिए फील होता था बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वेरी क्लोज टू हिंदू मेजॉरिटी एसोसिएशंस। ठीक है, लाइक हिंदू महासभा एंड द
association with these organizations was very strong in Indian National Congress. That is why the Muslims or the Muslim political parties felt that अगर भारत एक देश बनता है, ठीक है, और आज़ादी मिलती है, तो इसमें हमारा रोल या मुस्लिम्स पॉलिटिकल पार्टीज़ का या मुस्लिम्स एज रिलीजियस ग्रुप का रोल बहुत सबॉर्डिनेट होगा एंड दे हैव टू प्ले अ सेकेंड फिडल इन अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। अब देखो, एक पहल करी गई बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू यूनिफाई और टू अराइव एट अ कॉम्प्रोमाइज विद ईच अदर, ठीक है, क्योंकि 1927 आते आते इन दोनों को पता था, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि आने वाले टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे भारत के अंदर, उन पर बातचीत करी जाएगी। सो दे वांटेड टू यूनिफाई देयर बेसिक आइडियोलॉजी, सो दे वांटेड टू बी इन अ कॉम्प्रोमाइज, ताकि ये चीज़ें साथ मिलके हो सकें, ठीक है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया फॉर अ टॉक, ठीक है, और उस टॉक के बेसिस पे मुस्लिम लीग ने 1927 में दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया, ठीक है। अब दिल्ली डिक्लेरेशन में था क्या कि मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ देंगे, ठीक है ना, और रिजर्व्ड सीट्स चाहिए थी उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और उन एरियाज़ में जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है, और उनको वहाँ पे सीट्स पॉपुलेशन के बेस पे चाहिए थी, जितनी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में सीट्स चाहिए थी उन एरियाज़ में। दीज एरियाज इंक्लूडेड द एरियाज ऑफ पंजाब एंड एरियाज ऑफ बंगाल, ठीक है भाई। तो इससे जो क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन का, स्पेशली मुस्लिम्स का एक हिंदू डोमिनेटेड नेशन के अंदर, वो सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। पर ये जो कॉम्प्रोमाइज़ पे अराइव हो सकते थे वो लोग, वो पॉसिबल नहीं हो पाया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ 1928 के अंदर। इसका रीज़न बने M.R. जयंकर ऑफ हिंदू महासभा। अब इन्होंने क्या किया, ही ओपनली अपोज्ड दीज कॉम्प्रोमाइजेज विद द मुस्लिम लीग, ठीक है ना, एंड ही लेफ्ट नो स्कोप फॉर द यूनिटी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। So the Muslims were fearful of their subordinate seat in a Hindu majority country. That is why they did not partake in the civil disobedience movement. समझ में आई आपको ये बात? So this was the limits of civil disobedience movement. This marks the end of the civil disobedience movement in India.